हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की अपनी इस नए क्लास में हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और आज की जो हमारी क्लास है ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी क्लास है, यानी कि ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके पहले मैंने जितने भी लेक्चर्स लिए हैं मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। इवन आपका जो सेक्शन एफ में एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने सोचा था करवाने का, लेकिन इसके अंदर आप टॉपिक देखोगे तो ये ऑलरेडी टॉपिक्स मैंने बता दिया है इसके पहले वाली क्लास में ही। राइट, तो जो टॉपिक्स कवर हो गया तो मैं एक्स्ट्रा उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आपका जो आने वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 और 5, उस पर मैं फोकस करूं, क्योंकि उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है। तो मैं चाहूंगा कि मैं उस वाले चैप्टर पे आगे बढ़ जाऊं, और इसमें जितनी भी जरूरी चीजें थी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट पूरा गो थ्रू जरूर करना, यानी कि पूरा प्लेलिस्ट एक बार अच्छे से देख लेना, ताकि आपको इसमें जो भी छोटे मोटे डाउट है वो सारे क्लियर हो जाए। मैंने कोशिश पूरी की है कि हर चीज आपको एक्सप्लेन करूं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आज की क्लास में जो आपका फाइनल क्वेश्चन है उससे भी जो बच्चे खुचे डाउट होंगे वो कवर हो जाएंगे। स्पेशली ये वाला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे मार्च 2020 में पूछा था। और इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कैसे पूछते हैं, दशांक वाले और शतांक वाले पूछते हैं। इसके अलावा कभी कभी चतुर्थांक का भी करके आता है। तो हमें वो क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है, कैसे समझना होता है, पहले हम उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए तीन चीजें होती हैं, ध्यान से सुनना। एक असंक और शतशांक। ठीक है, तीन चीजें होती हैं। चतुर्थांक को हम क्यू से डिनोट करते हैं, दशांक को डी से डिनोट करते हैं, और शतशांक को पी से डिनोट करते हैं। क्यू का मतलब होता है क्वार्टाइल, आइल, और ये परसेंटाइल। शायद परसेंटाइल आप लोगों ने सुना होगा, डिसाइल ना सुना हो, लेकिन परसेंटाइल जरूर सुना होगा। ये हमारे रिजल्ट्स में भी लिखा रहता है। तो अब ये है क्या, ये जो चतुर्थांक है, दशांक है या शतशांक है, ये क्या कहता है, क्या ये क्या एक्सप्लेन करता है। बेसिकली ये जो पॉइंट है वो हमें ये बताता है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ये 10 पार्ट में डिवाइड कर देता है, और ये 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब ये है कि जैसे अगर मान लो मेरे पास ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनना। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक एक इंफॉर्मेशन है, तो ये क्या करता है, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। देखो, एक पार्ट, दो पार्ट, और ये तीसरा पार्ट। अब बोलोगे सर आपने 3 ही लाइन खींचा, लेकिन ध्यान से देखो ये 4 पार्ट हो गया है। कहने का मतलब क्या है, देखो ये पहला पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। अब ध्यान से सुनना, ये लाइन में ड्रॉ करके क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसका मतलब क्या होता है वो ध्यान से सुनना। देखो, जब भी हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन को डिवाइड करने की, या चाहे क्वार्टाइल आ गया, डिसाइल आ गया, परसेंटाइल आ गया, चतुर्थांक, दशांक या शतांक आ गया है, तो बेसिकली जब हम इनकी बात करते हैं तो हमेशा हम इसमें मैक्सिमम जो होता है वो हमारा एक कम होता है। जैसे चतुर्थांक है तो 3 तक होगा, दशांक है तो डी 9 तक होता है, और शतांक है तो पी 99 होगा। कहने का मतलब क्या है कि 3 भाग करोगे तो वो 4 में बच जाएगा, 9 भाग करोगे तो वो 10 में बच जाएगा, और 99 भाग करोगे तो 100 में बच जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपको मैंने करके दिखा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने ये पहला भाग किया, ये दूसरा किया, और ये तीसरा किया। जैसे तीसरा करता हूँ तो चौथा तो अपने आप बन जाता है ना। देखो मैंने ये तीसरा भाग निकालने की कोशिश की, तो जो बचा वो चौथा भाग हो गया। और यही वजह है कि हमें सिर्फ 3 ही भाग करना होता है, और 4 भाग अपने आप मिल जाते हैं। सेम तरीके से इसमें भी हमें 9 भाग करना होता है, 10 अपने आप मिल जाता है। इसमें भी हमें 99 भाग करना, वहां भाग अपने आप मिल जाता है। क्लियर हुआ, ये बेसिक कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ जो हम बेसिकली 11th में पढ़ चुके हैं। अब ये बताने का मकसद बस यही है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। अब ध्यान से सुनना। उसके बाद अगर मैं बाकी की बात करता हूं, ध्यान से सुना। ये जो चतुर्थांक होता है, ये क्या करता है कि जो हमारा ये ग्राफ होता है, चतुर्थांक हो गया, दशांक हो गया या शतांक हो गया, ये हमारे इस ग्राफ को डिवाइड करता है। जैसे अगर चतुर्थांक के तो 4 भाग में करेगा, दशांक है तो 10 में करेगा, शतांक है तो 100 में करेगा। राइट, लेकिन कैसे करता है, तो जैसे कि मान लो ये 1 2 3 4 है, कितना है, 1 2 3 4 है, तो मैंने क्या कहा, टोटल कितने भाग करना है, 4 भाग करना है। अगर हम 4 भाग की बात करते हैं तो यहाँ पे कैसे होगा वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हमारा ये चौथा भाग होता है, ये जो 4 भाग होता है, ये 9 होता है। तो पहले मैं तीनों बना देता हूँ ताकि तीनों में एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये थोड़ा सा खराब बन गया, पहली बार में हमेशा अच्छा बन जाता है। एक सेकेंड, तीन में बना दे रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना।
ताकि ये मैं कंसेप्ट इसलिए एक्सप्लेन कर रहा ताकि आपको जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊं उसका आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चंस होता क्या है और क्वेश्चंस कहना क्या चाहता है। ठीक है, हमारे पास तीनों के लिए 3 ग्राफ है। अब इन तीनों का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ चतुर्थांक की। जो चतुर्थांक होता है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये जो ग्राफ है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। मैंने क्या कहा कि टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा पहला पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया और ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। तो मैंने क्या कहा कि हमें सिर्फ 3 लाइन ड्रॉ करनी होती है, 1 2 और 3, लेकिन वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 4 पार्ट्स में। तो अब ध्यान से सुनना, तो ये हमारा हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा हमारा Q2 और ये हो जाएगा हमारा Q3। अब लोग को अगर याद होगा, हम लोग 11th में पढ़ते हैं कि जो हमारा Q2 होता है एक्चुअली ये मीडियन के बराबर होता है। Q2 मीडियन के बराबर होता है और हमने मैथ में पढ़ा, सॉरी हमने स्टार्टिंग क्लास में भी पढ़ा था कि ये जो हमारा होता है यहाँ पे म्यू और मीडियन और मोड तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ है कि आपको याद रखना है कि अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इनका जो लिखने का तरीका है वो ये है कि आपको ऑलवेज शुरू लेफ्ट साइड से ही करना है। कैसे शुरू करना है, लेफ्ट साइड से ही शुरू करना है। जैसा मैंने कहा ऑलवेज फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्लियर है। और इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो बीच में होगा यहाँ पे आपको याद रखना, वो बीच वाला पॉइंट लिख देना। बीच का मतलब जैसे कि 4 का भी जो यहाँ पे 3 होता है, 3 पार्ट्स हो रहा है तो 3 पार्ट्स का बीच में क्या आएगा, आपका 2 आएगा। राइट, मैंने क्या कहा, 3 पार्ट्स हो रहा है ना, 1 2 और 3, तो बीच में ये दूसरा नंबर आ रहा है तो बीच में नंबर यहाँ पे 2 लिख देना। क्लियर हुआ इतना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। सेम उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ दशांक की, तो दशांक में भी आपको वही करना है, यानी D1 D2 D3, सॉरी D3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका D4। 1 मिनट, ये अच्छे से लिखता हूं मैं, और ये हो जाएगा D5, फिर D6 D7 D8 और ये D9। अगर ध्यान से देखोगे इसको तो 1 2 3 और ये रहा चौथा लिखा ही नहीं, ये 4 इस साइड है, 1 2 3 4 इस साइड, और ये क्या है, एकदम बीच में है। मैंने कहा ना कि ये टोटल कितने भागों में बांटता है, ये 9 भागों में बांटता है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि ये आप जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है उस पूरी इंफॉर्मेशन को ये कितने भागों में बांटता है, 9 भागों में बांटता है। तो 9 भागों में बांटता है मतलब 4 इधर हो जाएगा और 4 इधर हो जाएगा। यानी हम ऑलवेज ऐसे शुरू करेंगे, और जब ऐसे शुरू करेंगे तो बीच में हमारा क्या आ रहा है, D5 आ रहा है, और D5 से पहले D1 D2 D3 D4 आ रहा है, और D5 के बाद D6 D7 D8 D9 आ रहा है। और सेम उसी तरीके से अगर इसमें सॉल्व करोगे तो सेम वैसे ही इसमें भी होगा। अब इसमें कैसे होगा, तो यहाँ पे P1 से अगर शुरू होता है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा P50, और उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे P99। क्लियर है, तो आपको ये याद रखना है, यानी दोनों के बीच का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज यहाँ पर आता है। समझ में आया, तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। अब ये तीनों बातें याद क्यों रखना है वो भी मैं एक और रीजन देता हूँ, क्योंकि जब हमें एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि भैया ये जैसे मैं आपको क्वेश्चन ही पढ़ के बता देता हूँ, जैसे चौथा दशांक निकालो। तो चौथा दशांक का मतलब क्या होता है, चौथा दशांश का मतलब हमें यहाँ की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू। राइट, अब इस चौथा दशांश का मतलब अब हमें आगे जाना है कि पीछे जाना है, हमें ये सोचना होता है। तो अगर मैं बात करूं हमें आगे जाना है कि पीछे जाना है, मतलब क्या है, तो ये चौथा दशांश ये कहना चाहता है कि हमारी जो टोटल 40% इंफॉर्मेशन है वो इससे पहले कवर होती है। यानी इसके पहले 40% है ना, और इसके बाद तो 40% से ज्यादा है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ध्यान से सुनना। अगर हम यहाँ पे D4 लिख देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे D4 लिखता हूं तो ये लाइन ये कहना चाहता है कि हमारा 40% इंफॉर्मेशन, कितना परसेंट इंफॉर्मेशन, 40%, इसीलिए तो इसको D4 नाम दिया है। राइट, D4 का मतलब 40% हो जाता है। कैसे, D4 यानी 4 में एक्चुअली में 10 होता है, क्योंकि दशांश का मतलब 10 होता है और 10 का ये चौथा भाग है, तो 4 में 10 लिखो तो भी 0.5 होगा, और 40% लिखो यानी 40/100 लिखो तो ये भी 0.4 होगा। यानी आप चाहो चाहे मतलब जैसे चाहो वैसे दर्शा सकते हो। तो ये इंफॉर्मेशन ये कहता है कि 40% जानकारियां जो हैं वो इसके पहले आती हैं। किसके पहले आती है, D4 के पहले। और मैंने कहा था D4 के पहले, यानी से कम बोल रहा हूं कि नहीं मैं, अगर मैं से कम बोल रहा हूं तो याद रखना है कि इनको लिखने का जो तरीका होता है वो ऑलवेज कैसे होगा, आपको लेस देन में करके लिखना होगा। कैसे लिखना होगा आपको, लेस देन में करके। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x लेस देन D4, कैसे लिखेंगे, x लेस देन D4,
इक्वल टू ये हो जाएगा। अब यहीं पे मान लो बोल देता है 50वां, मान लो 49वां शतांक बोलता है, तो 49वां तो इसके पहले आएगा ना, मतलब 49% इंफॉर्मेशन इसके पहले आता है। और यही बोल देता 57, तो 57 यहाँ पे आएगा, 57 के बाद सारा इंफॉर्मेशन यानी ऐसे होगा। तो हमें याद रखना है कि लेस देन ही ऑलवेज फॉलो करना है। क्यों लेस देन ऑलवेज फॉलो करना है? क्योंकि उसके पहले की सारे इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो उसके पहले की सारी इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो हमें से कम लिखना होता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल को सॉल्व करने में, इसलिए मैं एक्सप्लेन किया। अब सवाल पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों था। यहाँ पे लिखा है एक प्रमाण चर x का माध्य है 400 और विचरण है 900। तो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूं माध्य और विचरण। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। सवाल में दिया हुआ है माध्य यानी कि म्यू, और दिया हुआ है विचरण, विचरण की यानी कि सिग्मा। जो माध्य है आपका वो आपको दिया गया है 400, नहीं 400 ही है ना, हाँ, और विचरण है 900। ध्यान से सुनना, माध्य है 400 और विचरण, विचरण का मतलब स्क्वायर होता है, ठीक है, विचरण है 900, लेकिन हमें चाहिए होता है प्रमाप विचलन। हमें क्या चाहिए होता है? प्रमाप विचलन। तो प्रमाप विचलन क्या हो जाएगा? ये सिंगल सिग्मा होता है, मतलब क्या कर देंगे, इसको रूट में कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका विचरण, यानी इसको रूट में कर दो। तो रूट में करोगे तो इसका मतलब ये हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू 300। कितना आ जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू 300। अब सवाल में बोला है कि चौथा दशांश एवं 90वां शतांश ज्ञात करके उसका अर्थघटन कीजिए। तो अब ध्यान से सुनना, पहले बोला है चौथा दशांश, क्या बोला है? चौथा संक। अब चौथा दशांश का मतलब मैंने बता दिया आपको, चौथा दशांश मतलब दशांश को हम डी से दर्शाते हैं और चौथा है तो D4 लिखेंगे। अब सवाल में बोला है चौथा दशांश ना, तो चौथा दशांश का मतलब ये होता है कि 40% इंफॉर्मेशन, ध्यान से सुनना, 40% इंफॉर्मेशन जो है वो इसके पहले आती है। जैसे आपको पता होगा जब हम बोलते हैं कि कितना परसेंटाइल आया भैया तुम्हारा, तो बोलते हैं 99 परसेंटाइल। तो 99 परसेंटाइल का मतलब ये हुआ कि तुम 99% लोगों से आगे हो, या यूं कहें कि 99% लोग तुमसे पीछे हैं। हम ये कह सकते हैं कि नहीं? तो हमें यहाँ पे यही बताना है कि 40% इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर में आते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे x लेस देन इक्वल टू D4। क्या लिखेंगे? x लेस देन इक्वल टू D4। और इसके अंडर में कितने इंफॉर्मेशन आते हैं? तो इसके अंडर में आते हैं 40% इंफॉर्मेशन। 40% यानी 40 डिवाइडेड बाय 100, यानी लिखा ना चौथा दशांश। चौथा दशांश का मतलब D4। D4 का मतलब आपको दो तरीके से लिखने का है, या तो आप 4 डिवाइडेड बाई 10 लिखो। 4 डिवाइडेड बाई 10 का मतलब दशांश का मतलब होता है 10 और चौथा का मतलब 4, यानी 4/10 हो जाएगा। या तो आप लिखो 40 डिवाइडेड बाई 100, यानी सभी को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, राइट? तो आपको दोनों में से जो भी लिखोगे आपका राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पे हो गया x लेस देन इक्वल टू D4 इज इक्वल टू 40%। तो जब हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, राइट, जब हम ग्राफ बनाएंगे, और मैंने कहा था लेस देन है ना, तो लेस देन का मतलब हमें किस तरफ जाना है? माइनस की तरफ जाना है। हमें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेस देन का मतलब किस तरफ जाना है? माइनस की तरफ जाना है। तो अब हम सवाल है कि हमारा शुरुआत कहां से होगा? तो शुरुआत कहां से होगा उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन देखो। तो यहाँ पे लिखा हुआ इंफॉर्मेशन में 40%, 40% का मतलब हो जाएगा ये x लेस देन इक्वल टू D4 इज इक्वल टू 0.40। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो वैल्यू है वो 5 से कम है। ध्यान से सुना, ये जो वैल्यू है वो 5 से कम है, और अगर 5 से कम है तो इसका मतलब ये एक साइड बनेगा। ऐसा गलतफहमी मत पालना, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी तरह से याद करते हैं। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मुझे भी एक बार ये ऐसे ही बताया गया था, बट जो सच्चाई है वो यही, ये इसका मतलब ये नहीं होता है। D4 का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी समझा दिया। D4 का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इस लाइन के पहले है, राइट? याद रखना ये बात कि जो D4 है वो इस लाइन के पहले है। तो इस लाइन के अगर पहले है तो मतलब ये वो कहाँ गया, लाइन के पहले है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अगर मैं D4 बनाता हूं तो ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया प्लस इनफाइनाइट, और ये हो गया हमारा Z इज इक्वल टू 0। क्लियर है इतना? अब हमें बोला, मैंने कहा ना लेस देन, लेस देन का मतलब हमें ऐसे फाइंड करना है, राइट? हमें यानी इसके पहले की वैल्यूज का हमें निकालना है एरिया कितना होगा। ये एरिया, और इस एरिया में कितने लोग आते हैं? 40% लोग आते हैं, जो हमें आंसर्स में दिया हुआ है, यानी आंसर में हमें दिया हुआ है। हमें तो ये निकालना है कि D4 क्या होगा, हमें क्या निकालना है कि चौथा दशांश क्या होगा। तो अब इसको ध्यान से सुना, मैंने कहा था आपको एरिया दिया हुआ है, तो एरिया दिया होता है तो हमें टेबल उल्टा देखना होता है।
पर उसके लिए भी तो आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे कैसे, मैंने कहा था आपको इस साइड से ऐसे शुरू करना होगा। तो जब ऐसे शुरू करना है तो माइनस इनफाइनाइट से पहले जीरो लिखो। कैसे, जब एक तरफ बनता है यानी माइनस की तरफ तो जाना, ही तो कवर हो गया। जब एक तरफ बनता है, ध्यान से सुनना, मैंने कहा था जब एक तरफ, तो हमें क्या करना होता है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना होता है। क्या करना होता है, बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करना होता है। तो बड़ी कौन सी, इनफाइनाइट से जीरो तक बड़ी है, तो लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट लेस देन जेड लेस देन इक्वल टू जीरो, उसमें से छोटी वैल्यू माइनस करो। तो छोटी वैल्यू कहां से है, D4 से लेके आपका जीरो तक है। कहां से है, D4 से लेके जीरो तक। तो यहां लिखेंगे D4 लेस देन जेड लेस देन जीरो। क्या लिख देंगे, D4 लेस देन जेड लेस देन जीरो। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो है आपका 0.5 और आंसर है यहाँ पे 0.4। तो ये मैं नीचे लिख देता हूँ, एक मिनट, ये थोड़ा सा कंजूसी करना पड़ेगा इसको। इस और मैं नहीं लिखा, मैं बोल देता हूँ। और हमने देखा था एक्स या जो भी होता है हमारा, उसको हम जेड में कन्वर्ट करते हैं। मैंने इसको जेड में नहीं कन्वर्ट किया, तो हम इसको D4 की जगह पे हम इसको यहाँ पे नाम देते हैं Z1 का। तो ये क्या हो जाएगा, Z1 लेस देन जेड लेस देन जीरो। देखा, छोटा भी हो गया और हमारा काम भी हो गया। तो ये लेस देन इक्वल टू जेड, सॉरी Z1, एक सेकेंड यार, 1 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, फिर से देखो यार, ये 4 नहीं हो पा रहा है, तो इसको लिए चलो एक काम करता हूं, मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, 0.4। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, इस पूरे की वैल्यू तो हमें पता नहीं, कि यही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो Z1 है, ये ऐसे लिख देंगे Z1 लेस देन जेड लेस देन जीरो, राइट। और यहाँ पे लिख देंगे 0.4। अब देखो, ये इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी 0.5 माइनस 0.4। कैसे लिखेंगे, 0.5 माइनस 0.4। ये थोड़ा राइटिंग मेरा पता नहीं क्यों खराब हो जा रहा है। 0.5 माइनस 0.4 इज इक्वल टू Z1 लेस देन जेड लेस देन इक्वल टू जीरो। अब ये आ गया 0.1, तो वापस मैं लिखता हूं ऐसे, इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, अब ये जो है हमारा, ये हमारा क्या दिया हुआ है, एरिया दिया है। एरिया का मतलब क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। अब हमें पीछे टेबल में जाना है और चेक करना है कि 0.1 जो है वो कौन से वाले में आता है, यानी 0.1 का एरिया है वो कहां पर आता है। तो अब हम चलते हैं पीछे टेबल में। तो पीछे टेबल में मतलब यहाँ पे 216 पेज नंबर पे, कहां पे जाएंगे, 216। तो 216 में जाओगे तो 0.1 की बात आ रही है ना। तो 0.1 अगर देखोगे, तो अब 0.1 का मतलब ये नहीं करना है कि आपको ये देखना है। मैंने पहले ही कहा कि वो हमें एरिया दिया है, और ये होता है हमारा एरिया, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे देखो लिख के दर्शाया हूं। मैंने पिछले क्लास में लिखा था और अभी तक मैंने इस चीज को मिटाया नहीं है। तो अब हमारा 0.1 कहाँ है, तो देखोगे तो यहाँ पे 0.987 है, और यहाँ पे 0.1026 है। हुआ कि इन दोनों के बीच में ही हमारा आएगा 0.1। तो ये कहाँ आ रहा है, तो ये आ रहा है 0.2 से लेके 5 और 0.2 से लेके 6। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जेड टेबल में, पर क्या लिखेंगे, जेड टेबल में उल्टा देखने पर। जब हमने जेड टेबल में उल्टा देखा तो हमें ये दिखा कि जो हमारा 0.1 है वो आता है 0.9, कितना था, 0.0987 और 0.1026। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.0987 और 0.1026। 0.987 जो है ये आपका होता है 0.25, और ये होता है आपका 0.26। और मैंने कहा था हमें क्या निकालना था, एवरेज। तो 0.25 प्लस 0.26 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा 0.255। लेकिन हम इसको किस में लिखेंगे, माइनस में। सवाल है माइनस में क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर आप ड्राइंग ऊपर देखोगे तो आपका जो लाइनिंग है वो कौन सी साइड बना है, वो माइनस साइड बना है। और ड्राइंग जो है वो माइनस साइड बने होने की वजह से, ये देखो, ये माइनस साइड बने होने की वजह से हमें इसको जो लिखना होगा वो कैसे लिखना होगा, माइनस में लिखना होगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -0.255। क्लियर हुआ इतना, हमारा आंसर क्या आएगा, -0.255। अब हमें निकालना था चौथा दशांक क्या होगा। तो चौथा दशांक अगर हमें निकालना है तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान से सुनना,
हम लिखेंगे z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। z की वैल्यू आई है -0.255 इज इक्वल टू एक्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे, d4 लिख देंगे, और म्यू की जगह पे अपना जो वैल्यू है 400 डिवाइडेड बाय 300। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने में क्या होगा, d4 माइनस 400 इज इक्वल टू 0.255, क्या करेंगे 0.255 इंटू 300, तो 0.255 इंटू 300 तो ये आ रहा है 76.5। कितना आ रहा है, नहीं नहीं रुको रुको रुको, ये शायद मैंने गलत लिख दिया है, एक सेकेंड। हाँ 0.25 0.255, एक सेकेंड। हाँ 0.25 प्लस 0.26 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 0.255 आया, फिर मल्टीप्लाई बाय 300, सॉरी एक सेकेंड। हाँ यार ये थोड़ा सा ऊपर मैंने रॉन्ग लिख दिया था, इसलिए मेरे दिमाग, बता देता हूँ कैसे गलत है। आई थिंक किसी न किसी स्टूडेंट ने तो देख ही लिया होगा और कमेंट भी कर देंगे वो लोग। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये 900 है ना, 900 को रूट में सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, सॉरी 300 बोला, 30 हो जाएगा। राइट, ये वाला छोटा सा मिस्टेक हो गया था और इसकी वजह से बाकी का टॉपिक जो था वो गलत होने वाला था। अच्छा हुआ ये ध्यान में आ गया मेरे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने पे बहुत ज्यादा आ रहा था, इतना ज्यादा नहीं आता है वैल्यू कभी। तो यहाँ पे इसका यहाँ पे 30 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आपका आएगा 7.65। कितना आ जाएगा 7.65, और ये है आपका 400। तो d4 माइनस 400 इज इक्वल टू 7.65, लेकिन माइनस में है, अब इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो d4 इज इक्वल टू 7.65, क्या हो जाएगा 7.65 प्लस 400। अब 7.65 है, अब उसमें से यानी 400 में से 7.65 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 392.35, यानी d4 इज इक्वल टू कितना आ गया 392.35। अब इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब ये लिखेंगे कि 40%, ध्यान से सुनना, 40% जो जानकारी है, ठीक है, जो 40% जानकारी है वो 392.35 से क्या है, कम है। यही है इसका अर्थघटन। और ये बात मैंने सवाल करते करते ही बता दिया था कि इसका मतलब अर्थघटन का मतलब क्या होता है, कि हमें ऐसे समझाना होता है। क्लियर हुआ? तो ये था आपका आधा सवाल d4 का। देख रहे हो थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन इसीलिए मैंने ये कंसेप्ट अलग से समझाने की कोशिश की ताकि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन का भी नॉलेज हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसी में एक और पॉइंट पूछा था, अब इसी में जो दूसरा पॉइंट पूछा है वो 90वां शतांक पूछा है, सत्सांक पूछा है, सॉरी 90वां सत्सांक पूछा है। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन 90वां, क्या कहा था कि पहले तो आप ग्राफ बना लो, ठीक है, और दूसरा इसको लिख भी लेते हैं। तो ये पहले माइनस इनफाइनाइट z इज इक्वल टू 0, और ये प्लस इनफाइनाइट। मैंने कहा था लेस देन होगा, मतलब ये हमें बताना है कि 90% इंफॉर्मेशन कितने से कम है। तो कितने से कम है तो वही बात आ जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, x लेस देन इक्वल टू p90 इज इक्वल टू 90%। 90% का हो जाएगा 90/100। अब इसको सॉल्व करोगे तो x लेस देन p90 इज इक्वल टू 0 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 9। क्लियर है इतना? और P90 के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, हम यहाँ पे Z1 रख सकते हैं ताकि सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। राइट, अब ध्यान से सुनना, अब ये लेस देन है, लेस देन का मतलब होता है से कम, और से कम का मतलब हमें किधर जाना है, माइनस की तरफ जाना है। कहाँ जाना है, माइनस की तरफ जाना है। पर सबसे बड़ा सवाल होता है हमें किधर से माइनस की तरफ जाना है। वैसे अभी जैसे अभी मैंने पिछले वाले पॉइंट में मैंने बताया कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे याद करते हैं कि 0.5 से ज्यादा है इसलिए माइनस से माइनस की तरफ जाना है, अरे सॉरी प्लस से माइनस की तरफ जाना है। और मैंने आपको ये ऊपर ड्राइंग बना के समझा दिया कि जो पार्ट्स होता है वो डिवाइडेड कैसे होता है। d5 से पहले की वैल्यू इधर जाएगी, d5 के बाद किधर जाएगी, और इसमें भी सेम बता दिया p50 के पहले की वैल्यू इधर जाएगी, उसके बाद की वैल्यू इधर जाएगी। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे कहीं ऐसे ड्राइंग बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा Z1। अब हमें फाइंड करना है इस पूरे की वैल्यू, किसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू करना है। आंसर हमें दिया है 90% होगा, ये बात सही है, लेकिन हमें पता करना कि Z1 कितना होगा। राइट, तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से सुनना। हमारा जो ड्राइंग है वो कैसे बना है, दोनों तरफ बना है। ड्राइंग कैसे बना है, दोनों तरफ।
और मैंने कहा था जब दोनों तरफ बने तो हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। लेकिन वही बात आ जाती है कि शुरुआत हमेशा हम कहाँ से करेंगे, शुरुआत हमेशा हम माइनस इनफाइनाइट से ही करेंगे। तो लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट लेस देन z लेस देन इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे प्लस 0 लेस देन z1। क्या लिखेंगे, 0 लेस देन z1। और आंसर कितना है, 0.90 है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑलरेडी एरिया दिया हुआ है। अब इस पूरे की वैल्यू है 0.5 और इसका वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे हम लिख देंगे 0.90। अब ये 0.5 जो है वो इस साइड जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू z1 इज इक्वल टू 0.40। अभी आ गया 0.40। अब मैंने कहा था ये जो एरिया यानी क्षेत्रफल दिया है, इसको z टेबल में क्या करोगे, उल्टा देखोगे। तो z टेबल में उल्टा देखने पर अब उल्टा देखोगे तो पहले चेक करो 0.4 कहाँ आता है। तो यहाँ पे हम पेज में निकाल लेते हैं 216, ये रहा 216। और 0.4 ढूंढो कहाँ पर है, तो 0. अगर 4 देखते हो तो 0.4 जो है वो ये रहा 3997 और 4015, कहाँ पे है 3997 और ये 0.4015। अब याद होगा मैंने पिछले क्लास में एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, मैंने कहा था दोनों का हमें एवरेज ले लेना होता है, याद है। तो उसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ा के आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको याद होगा मैं जब मैंने कहा था कि दोनों का एवरेज लेना होता है, मैंने कहा था बुक में कई बार एक ले लेता, तो उसका मैं रीजन बता देता हूँ ताकि आपको अब बुक के अकॉर्डिंग ही चलो और एग्जाम में आपका कोई भी मिस्टेक ना हो। तो अगर आप देखोगे तो वैल्यू है 3997 और ये है 0.4015। अगर देखोगे तो ये जो 3997 है ये 0.4 के बहुत करीब है, क्या है, करीब है। पर ये देखोगे तो काफी दूर है। लेकिन अगर मैं कहता हूं दोनों का एवरेज ले लो, तो दोनों का अगर आप एवरेज भी लेते हो तो एवरेज देखो कितना आएगा, 3997 प्लस 0.4015 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी आएगा आपका 0.4006। यानी कि ये भी 6 जो है वो ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पे तो 3 ही कम है, तो सबसे करीब कौन हुआ, तो सबसे करीब यही हुआ। तो जब सबसे करीब यही हुआ तो 0.3997 किधर आता है वो देख लो। तो 0.3997 जो है वो 1.2 के 8 में आता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा जो आंसर होगा Z वो हो जाएगा 1.28। अब आंसर किस में होगा, प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा ड्राइंग है वो प्लस साइड से बना हुआ है। क्लियर हुआ। अब Z का हमें वैल्यू मिल गया है, अब इसको हमें फर्स्ट फॉर्मूले में रख देना है। तो Z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। Z की वैल्यू है 1.28 और x की जगह पे रख देंगे P90, म्यू की जगह पे 400 और इसकी जगह पे 30। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो P90 माइनस 400 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38.4। इसका यानी आप लिखना चाहो तो लिख के सॉल्व कर लो पहले। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1.28 इंटू 30, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 38.40। तो P90 माइनस 400, अब ये इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो P90 इज इक्वल टू 38.40 प्लस 400, यानी ये हो जाएगा 438.40। तो P90 इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 438.40। क्लियर है। अब हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा कि 90% इंफॉर्मेशन जो है वो 438.40 से कम है। क्लियर हुआ। इंटरप्रिटेशन हमें जैसा इसमें किया था सेम टू सेम यही लाइन आपको कॉपी कर देना है। समझ में आया कि नहीं, बस यहाँ पे लिख देना 40% के बदले में 90% हो जाएगा और यहाँ पे 438.40 हो जाएगा। क्लियर है। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन सेम होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इस सवाल को अपने हिसाब से पूरा डिटेल में और पूरा विथ लॉजिक जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है तो सारी चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छा लगा। क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। मैं चाहता हूं कि आपका जो एग्जाम है उसके पहले ही थोड़ा अच्छा सब्सक्राइबर हो जाए, ताकि आने वाले समय में जब मैं कोई चीजें प्रोवाइड करूँ तो बच्चों के मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि चैनल पे सब्सक्राइबर्स कम है, क्योंकि आजकल जो है वो यही देखा जाता है। तो एटलीस्ट जो लिफाफा है वो अच्छा हो एक बार, बाकी अंदर का कंटेंट तैयार करना वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।